बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 26 नवंबर मंगल के दिन का ये आखिरी व्लॉग है, जिसमें इसके बाद इंटरव्यू इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। पहले अहम डेवलपमेंट्स जो अब तक हो रहा है, रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं। इमरान खान के वकील के बड़ी अहम मुलाकात अडयाला जेल में हुई और फिर उसके बाद बैरिस्टर गौर ने इमरान खान की रिहाई के बारे में ऐलान भी किया। और डी चौक में तहरीक इंसाफ का अब लाएअमल क्या होगा, वहाँ अपडेट्स क्या हैं, कारकुनान अब क्या रिहाइश पजीर होंगे, कितने लोग ज़ख्मी हैं, कितने लोग शहीद हुए। डी चौक पहुँचने के बाद अब स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत क्या वारदात करेंगे, इसकी मैं मुकम्मल तफसील आपके सामने रखता हूँ। बहुत से दावे किए जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ का इसका क्या तोड़ निकाले। पंजाब की क़यादत सड़कों पर रोकी तो अब वो कश्तियों पर गाड़ियों के ज़रिए पार करके आ रहे हैं वहाँ। इस वक्त जो टिकट होल्डर्स हैं और एक बड़ी तादाद है उनकी, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को मुदाखलत की हदायत अमेरिका की तरफ से आ रही है। कुछ अहम पेशरफ्त भी हो सकती हैं। अमेरिकी कांग्रेस फ़लस्तीनी निजात मुसलमान खातून रुकन राशिदा तालिब, उनकी पाकिस्तानी अवाम के साथ बहादुर पाकिस्तानी क्या है कि उनके साथ खड़े होने का ऐलान भी हुआ और ये बहुत बड़ी आवाज़ है मुसलमानों की दुनिया में, याद रखिएगा। इन तमाम ख़बरों की तफसील बताता हूँ। इस वक्त मामलात हैं क्या, इस वक्त कहाँ तक ये मामला चला है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और रहनुमाओं ने पहले तो ये फैसला कर लिया, ऐलान कर लिया कि इमरान खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं जाएंगे। काफ़िले मज़ीद आ रहे हैं, अब ये तादाद बढ़ती जाएगी। पिछले 24 घंटों में जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, अवाम ने जो जुल्म सितम का सामना किया, अब वो वीडियो शवाहिद की सूरत में आ चुका है। लेकिन ये खान का अज़म है, इरादा है, पाकिस्तान की कौम को जगाना था, वो जाग चुके हैं, मैदान में आ चुके हैं। और अवाम की ताकत आपको पता है, सबको आज नज़र भी आई। 700 कंटेनर जिस तरह रूई के गालों की तरह सबकी आंखों के सामने धुएँ की तरह उड़ते रहे। एक आखिरी कंटेनर जो पार्लियामेंट और आवाम के दरमियान था, वो खुद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने हटाने नहीं दिया, वरना सुनामी हकीकी मानों में पार्लियामेंट से भी टकरा गया था। डी चौक आज ये पहुँचे, इर्द गिर्द तमाम शहरों पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुकम्मल कब्जा था। सूरत हाल ये थी कि डी चौक पर चारों इतराफ़ में इन्होंने लाइटें इस वक्त बुझा दी, अंधेरा कर दिया ताकि जंग ज़दा माहौल बनाया जाए, अफवाहें फैलाई जाएँ। हुकूमत आपको पता है बड़े तरीके से एक ऑपरेशन भी करना चाहती है। मोहसिन नकवी जो डिक्टेटरों की गलाजत, खालिद खुर्शीद के अल्फाज मेरे नहीं, कि जो जानी नुकसान हुआ उसका ज़िम्मेदार बुशरा बीबी को ठहरा के कार्रवाई करना चाहता है। खैर, शौक पूरा करके देख लें। माजी में इन्होंने बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्च लाइट ऐसे ही किया था, उसका अंजाम क्या हुआ। लाल मस्जिद में जो उसका अंजाम देख सुबह वर्दी पहनने के काबिल नहीं रहे, तो ये वारदात ऐसी की गई। तो फिर पाकिस्तान की आवाम जाने और ये जाने, फिर तहरीक इंसाफ जो वर्कर्स को पुरअमन कहने की तलकीन कर रही है और वर्कर्स जो जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं, एक गाल पे मार पड़ती है दूसरा भी आगे करते, वो फिर ऐसा मामला नहीं होगा। अभी IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी भी खाली करवा लेंगे, फैसला कुन इक़दामात करेंगे और गिरफ्तारियाँ करेंगे बड़ी बड़ी। देखें, आम हालात में तो ये जंगी जराइम के मुकदमात इनके ऊपर बनने शुरू हो जाएंगे, जंगी जराइम के। और ये मामला फिर इमरान खान की रिहाई तक ख़त्म नहीं होगा। फिर इन लोगों की लिस्टें बन जाएंगी जिन पर कत्ल और आइन तोड़ने के मुकदमात का मुतालबा भी होगा और इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। अब देखें, जो वीडियो फुटेजेस इंटरनेशनल इदारों को बाकायदा दी जा रही हैं, टैग की जा रही, पूरी गूगल ड्राइव बन चुकी है, इंसानी हकूक़ की ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेस दी जा रही है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट अपने इदारों को पोस्ट कर रहे हैं, वो मैं आपको बड़े ज़िम्मेदार ज़राए से बता रहा हूँ। अब वो मामला ख़ास तौर पर जो धमकियों का मामला है, फिर अब देखें, तकलीफ यह है कि फैसल वाडा, मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, राना सनौला, DPO अटक, इन सब लोगों के जो बयानात थे उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब फेस 7 के लिए वारदात करना चाहते हैं। डी चौक ये पसपा होकर छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब ये वीडियोस मंजरे आम पर आई कि अवाम को रेंजर्स गले लगा रही है, अवाम और रेंजर्स आपस में मिल रहे हैं, तो स्टैब्लिशमेंट और इन लोगों को पसंद नहीं आया। फौरी हुक्म जारी, अपोजिशन संभालें। ऊंची इमारतों पर मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, उन्होंने स्पेशल अपने लोग स्नाइपर्स बनाए हुए, तैनात किए हुए, उन्होंने अवाम पर भी गोलियां बरसाना शुरू कर दी। और अवाम की मुज़ाहिमत देखे कि इनमें से बहुत सारे लोगों के हथे चढ़े, बाकायदा वो बंदूकें तक इन्होंने पकड़ ली जो इन्हें मिली हुई है तोहफे में अमेरिका से, अमेरिकी हथियार। लोगों ने फिर भी उन स्नाइपर्स की जान बचाई। अब डी चौक में 23 लोगों को गोलियां मारी गई, जो पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद में भी लाए गए। 4 लोगों की शहादत की इतलात आ चुकी है। 3 मईतें थी और एक बंदा जो अस्पताल में शहीद हुआ, किसी को सर पे, किसी को छाती पे, एक को पेट में 2 गोली। इस तरह ये सारा मामला हुआ। अभी ये द नेशन के रिपोर्टर्स ने कंफर्म की बाकायदा तौर पर, वो ज़ख्मियों की जो हालत है वो भी अभी मुकम्मल तौर पर इतलात नहीं आ सकी। वो डी चौक उन्होंने मुकम्मल ब्लैकआउट अभी किया हुआ फ़िलहाल। तहरीक इंसाफ पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों से ये दरख्वास्त भी की जा रही है कि वो सर्च लाइट्स और रोशनी का इंतज़ाम करें। लोग अपनी मदद आपके तहत बहुत सा काम भी कर रहे हैं। इस वक्त बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर के कंटेनर जो हैं 7th एवेन्यू में, उन्हें धकेल दिया गया पीछे। रेंजर्स ने डी चौक का जो चाइना चौक तक जो इंतज़ाम था वो संभाला हुआ है। गंडापुर और बुशरा बीबी की हिफाजत के लिए कारकुनान की गाड़ियों की छत पर मौजूद है, उसके इर्द गिर्द मौजूद है कि गिरफ्तारी नहीं होने देंगे।
पुलिस और रेंजर्स जो है वो इस्लामाबाद में तमाम मार्केटें, खाने पीने के स्टॉल, पेट्रोल पम्प सब कुछ उन्होंने बंद करवा दिया। तालीमी इदारे तो वैसे भी बंद है गैर मुअय्यना मुद्दत तक। अब उसका मुकामी क़यादत की जो लोग हैं वो हल निकाल रहे हैं, लोगों में खाना भी बांटा जा रहा है, पानी भी दिया जा रहा है, कंबल और दीगर जो ज़रूरियाती अशिया हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त देखें बड़े सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रही है, बावजूद इसके कि G13 से लेकर जहाँ तक डी चौक तक ने गोलियाँ मारेंगी बाकायदा। लेकिन ये चाहते थे तहरीक इंसाफ की क़यादत मजबूर हो, मुजाहिरीन को डी चौक से आगे पेशकदमी का हुक्म दे, लेकिन इन्होंने पुरअमन रहने का सबूत दिया। हज़ारों किलोमीटर का देखें सफ़र ये तय किया गया, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई जगह नुकसान नहीं पहुँचाया। अगर ये इस तरह की वारदात करेंगे तो फिर ये जो लोग मुल्क से भागने की हम बात करते हैं उनके लिए भागना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी आपको याद होगा बांग्लादेश में मुजाहिरीन पे एक शहरी पे पुलिस ने गोलियां चलाई थी अबुल साद के नाम से, उसके बाद फिर पूरा मुल्क सड़कों पर है। अब चूँकि बांग्लादेश में पहली दफ़ा इस तरह हुआ था, यहाँ पे अब चूँकि इन्होंने मार मार के लोगों को मरने का आदी बना दिया, घरों में कुछ लोग बैठे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और पंजाब के काफ़िलों का इंतज़ार भी हो रहा है, और वो भी ज़ाहिर अपना सफ़र जल्दी जल्दी दरिया के किनारे, दरिया के ज़रिए वो आ रहे हैं। हमाद अज़हर जो हैं वो पंजाब के काफ़िलों का जिक्र करें कि सब लोग निकल चुके हैं एक एक करके। अब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते, बस खामोशी से डी चौक पहुँचना चाहते हैं। कोई 150-200 कारकुन उनके साथ है, लेकिन पंजाब के अंदर भी ये मामला अब शुरू होगा। तहरीक इंसाफ का पहला मरहला कामयाब है, अब अगला लाए अमल इमरान खान की आज़ादी तक डी चौक तक रहना है। मरकज़ी कंटेनर जो है वो ब्लू एरिया और उसके इर्द गिर्द जो सारे बिखरे हुए लोग उन सबको इकट्ठा करना है, और इनके साथ साथ इनकी रिहाइश का इंतज़ाम करना है, इनके खाने पीने का इंतज़ाम करना है। अद्वियात जो है वो काफ़ी हद तक डॉक्टर्स के ख़त्म हो रही हैं, वो मांगी गई हैं पिंडी इस्लामाबाद के लोगों से, कंबल और बाकी जो तकिया वगैरह। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भारी रकूम भी तहरीक इंसाफ को जमा करवा रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत लोग जो है वो घरों से भी मदद कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जैसा क़याम पाकिस्तान की एक तहरीक का समा था। अब तकरीब में तामीर देखें, जो कंटेनर हुकूमत ने खुद लगाए थे वो कंटेनर अब लोग खोल के उसके अंदर बिस्तरे बिछा कर बाकायदा सोने की रिहाइश बना रहे हैं अपनी, और इसके साथ साथ लोगों ने देगें भी चढ़ाई हुई। एक बड़ा ट्रक डी चौक पर इंशाल्लाह पहुँचने वाला जल्द, अभी मेरी आखिरी बात हुई तो वो तैयार था। एहतजाज से इनकलाब तक का ये जो सफ़र है इसमें लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत बड़ी तारीख लिखी जा रही है। एक वीडियो में देख रहा था कि नौजवान बच्चा और एक बुज़ुर्ग कंटेनर के सामने इस फस्तायत में, आंसू गैस में, खुशी में झूम रहे थे। वो दोनों की उम्रों में कोई 50 साल का फ़र्क होगा शायद, लेकिन एक चीज़ साबित कर रही थी कि ये जो हकीकी आज़ादी का सफ़र है इसमें नौजवान, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, बच्चे सब के सब शामिल है। ज़ाहिर वो आम सी वीडियो है, लेकिन देखें खौफ के बुत को तोड़ने के लिए और दूसरा पाकिस्तान की आवाम को आपस में इस तरह जोड़ने के लिए ऐसे आपको मनाजर नज़र नहीं आएंगे। एक नौजवान को कंधे पर गोली लगी हुई थी, वो मरहम पट्टी करवा के वापस आ रहा था। उसके मैं सुन रहा था वीडियो, कह रहा था मैं मज़दूर हूँ, गरीब आदमी हूँ, खान की रिहाई के लिए शहीद होना पड़ा तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं पीछे नहीं हटूँगा। और यही जज्बा सब में नज़र आ रहा है। अब जो रेंजर्स के अभी देखें अहलकार उनकी अपनी गाड़ियों के नीचे आए, उनकी मैं संगदिली देख के हैरान था, चूँकि इन्हें लाशें चाहिए थी। 9 मई के वाक़े में याद रखें लाशें कोई नहीं मिली, मुजस्मों को इन्होंने लाशें बनाया कि जी मुजस्मों की बेहरमती होगी। अब इन्हें जीते जागते रेंजर्स मिल गए हैं, और लेकिन इस पर ये वीडियोज़ आ चुके हैं जिस पर बाकायदा तौर पर पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियाँ उसके ऊपर से गुजर रही हैं, लोग रोकने की दरख्वास्त कर रहे हैं। वहाँ चंद लोग तहरीक इंसाफ के आप देखें, और ज़्यादा पुलिस और रेंजर। अब ये देखें रेंजर्स और पुलिस वालों को भी सोचना चाहिए, ये भी किसी के बाप, किसी का बेटा, किसी के भाई हैं। यहाँ किराए के कातलों की तरह ला के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नज़र इनको कर दिया जा रहा है, सिर्फ लाशें लेने, अगले दिन जनाजा पढ़ने और उसकी मीडिया कवरेज और फोटो सेशन। अब वादी तीरा में आपने देखा जो सिपाही बेचारे थे वो गधों पर आए, पता नहीं उनके जनाजे भी किसी ने पढ़े या नहीं, क्योंकि मीडिया की कोई कवरेज नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था। वहाँ चूँकि लाशों की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ ज़रूरत है। अब कैमरा झूठ बोलता नहीं, वीडियो सारी लोगों ने बनाई हुई अपने पास। अब ये स्नाइपर जो लोगों के हाथ चढ़े उन्हें भी लोग तिब्बी इमदाद देकर छोड़ी जा रहे हैं, और मतलब उनको महफूज कर रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ को चाहिए, इनके वॉलंटियर्स को चाहिए जो देख रहे हैं वीलॉग, मेरे से दरख्वास्त है एक पूरी डायरी बनाएं, डॉक्यूमेंट करें ये तमाम चीज़ें, क्योंकि अब काजी फायज़ नहीं है जो सोशल मीडिया में देखती है। इस वीडियोज़ आपको 20 जनवरी के बाद इंतहाई अहम चाहिए होंगी, और तहरीक इंसाफ को अपने आप को बहुत सी चीज़ों से महफूज भी करना है। जो अवाम वहाँ मौजूद है डी चौक में, सबसे पहले प्रोपेगेंडा, जैसे देखिए रेंजर्स को फैसला कुन इक़दामात को हुक्म दे दिया गया, बुशरा बीबी गिरफ्तार करने का। एक तो ये खौफ फैलाने की बातें हैं, दूसरा अली मीन गंडापुर के बारे में इस तरह की फजूल खबरें फैलाई जाती हैं जी वो जब निकलना चाहते थे लोग नहीं निकलने दे रहे। फिर दरमियान में कुछ ऐसे लोग छोड़े जा रहे हैं जो 9 मई के हवाले से आपको याद होगा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में वो ट्रकों से उतर रहे थे नामालूम लोग। अभी इसी तरह के नामालूम लोग जो थे समा और जियो के दफ्तर पहुँच गए, वहाँ तोड़ फोड़ की। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात आप याद रखिए कि जुल्फ़ी बुखारी जो इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंगेजमेंट कर रहे हैं और बड़ी हिकमत अमली से तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को दुनिया भर में फैला रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के 100 से ज़्यादा जो लोग वहाँ मौजूद हैं, इन्हें बुलाया गया, लोकल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी उनके साथ काम करें। उसमें वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टाफ को देखिए जानबूझकर हरासा किया गया, कुछ पैसे छीन लिए गए और बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के कारकुन बन के आए ताकि प्रोपेगेंडा करें। उन पे बड़े टारगेट किया गया कि तहरीक इंसाफ चूँकि बनाना चाहते हैं एक तरफ पुरतशद्दुद जमात, एक बयानिया नहीं चाहिए, और इसीलिए तहरीक इंसाफ की क़यादत ये बार बार ऐलान करिए स्टेज से अपनी आंखें खुली रखें, कानून के जो भी तोड़ने की कोशिश करें उसे रोकें।
اور ویڈیو بنائیں فوراً فی الفور روکیں. ابھی دیکھیں انہوں نے ویڈیو کے معاملے پر بیرسٹر غور کے ذریعے ایک واردات کرنے کی کوشش کی کہ یہ احتجاج ختم ہو رہا ہے, خان سے اعلان کروانے, ایک فیک ویڈیو انہوں نے بنا لی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے, وہ بے نقاب ہو گیا. پھر سندھ جہاں وہ اسلام آباد G11 میں سندھ پولیس کے لوگ ٹھہرے ہیں, وہاں بھی بے بنیاد پروپیگنڈا صحافیوں سے کروا دیا کہ یہ اسلحہ چھین لیا ہے تحریک انصاف, وہ بھی جھوٹ نکلا. مین اسٹریم میڈیا تو دیکھیں دیکھنا ایک بدبودار عمل ہے حقیقت میں. جتنا اس سے دور رہیں اتنا ہی آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا, کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں, ساری کی ساری حکومتی پروپیگنڈا. اب انہیں اصل میں چونکہ سرپرائز مل گیا بہت بڑا کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بشرا بی بی اتنی بڑی کمپین چلا کے 24 سے لے کے 26-27 تک یہاں تک پہنچ جائیں گی. انہیں لگتا تھا ایک گھریلو خاتون ہے, سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اتنی سخت جان کیسے ہوگی, اتنی بڑی مہم چلا لگی. وہ ہو گیا. تحریک انصاف کے جن کو یہ مینج کر سکتے تھے وہ تو کر لیتے تھے, بشرا بی بی کو مینج نہیں کر سکے, کیونکہ خان اسے اپنا مرشد کہتا ہے, بشرا بی بی کو اپنا. اب علی مین گنڈا پور کے ساتھ وہ لیڈ کر گئیں, ظلم اور فسطائیت کا سامنا کر گئیں. بشرا بی بی کی ان لوگوں نے حالانکہ کردار کشی کی, پروپیگنڈا کیا, منافقت کی, اور اس میں ان تمام صحافیوں کو جو ٹی وی پروگرام پر سیافتی گد میں کہتا ہوں جو بیٹھ کے کہ جی بشرا بی بی دھوکہ دے گی, غداری کرے گی, چھوڑ کے چلی جائے گی, وعدہ معاف گواہ بنے گی, یہ خواجہ آصف, محسن نقوی, یہ اسٹیبلشمنٹ کے جتنے لوگ انہوں نے بیانیہ یہی بنایا تھا. بلکہ خواجہ آصف تو کل تک یہ کہہ رہا تھا, اور محسن نقوی آج بھی یہ کہہ رہا تھا پریس کانفرنس میں کہ تحریک انصاف کے عہدیدار جو ہم سے بات چیت پر تیار ہیں, لیکن بشرا بی بی کا بڑا سخت موقع, وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی. اب ان کے بے شمار آپ کو پتہ ہے گمنام مجاہد ہیں جو بشرا بی بی پر بھی پہلے ویڈیو پیغام سے لے کر اب تک الزامات لگاتے رہے کہ جی جو ہی 24 نومبر کی مہم شروع ہوئی پھر پروپیگنڈا انہوں نے کیا جی علی مین گنڈا پور سے لڑائی ہوگی. پہلے یہ کہتے تھے علیمہ خان سے لڑائی ہو رہی ہے, وہ جھوٹی خبریں چلتی نہیں. اب جب سب کچھ بے نقاب ہو گیا تو اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب جو کہہ رہی خان کی جانشینی چاہیے. اب خان کو جہاں دیکھیں اصل میں اتنے وفادار لوگ پاکستان کے مل گئے, محبت کرنے والے, اتنے ہی کم ظرف اور منافق دشمن بھی ملے, یقین کریں. بشرا بی بی آج بھی خان کی جو تکالیف لوگوں کو بتا رہی تھی, جو خبروں میں آپ کے سامنے نہیں آتی, وہ اٹک جیل سے خان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. خان تو کبھی بتاتا نہیں کبھی یہ بات, یہ ابھی تک جاری ہے. آج دیکھیں فیصل چودھری ملا ہے عمران خان سے اور ایک ٹویٹ سامنے آئی, اس نے کہا عمران خان کی ایک تو داڑھی بڑھ گئی, انہوں نے شیشہ نہیں دیکھنے دیتے, اور دوبارہ سے داڑھی 2-3 انچ بڑی ہوئی. اور 24 نومبر کی کال کے بعد عمران خان کو انہوں نے سولیٹری کنفائنمنٹ میں کہتے تنہائی میں رکھا ہوا ہے, اور آج کے کیس میں بھی 6 دن کا ریمانڈ دے دیا. لیکن خان نہ پہلے ٹوٹا نہ اب ٹوٹا, ابھی عمران خان کو بار بار ملٹری ٹرائل کی دھمکیاں دے رہے ہیں آج بھی. اب خان کو چونکہ قوم نکلتی نظر آ گئی ہے, خان کو پتہ ہے, خان اس قوم کی نبض کو جانتا ہے. یہ جو نواز شریف ہر وقت رویا کرتا تھا آج بھی روتا ہے کہ میرے لیے کوئی نہیں نکلا. خان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی قوم میرے لیے کھڑی ہے, وہ باہر میدان میں میرے ساتھ جو جس طرح کا یہ لوگ خان کے لیے جان دینے کو خدا کی قسم تیار ہیں. خان اسی لیے قوم کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہے بار بار. اس کے بھیجے ہوئے پیغام کا یہ ایک ایک لفظ یہ قوم سنتی ہے, سمجھتی ہے اور عمل کرتی ہے. آج کا جو پیغام دیکھیں عمران خان کا ابھی بھی میرے سامنے آیا ہے, تحریک انصاف کے کارکنان کو, پاکستان کی عوام کو جو پرامن احتجاج کے ڈٹ کے کھڑے ہیں, خان نے سلام بھیجا اور ساتھ کا آخری گیند تک ہم نے لڑنا ہے جب تک یہ مطالبات پورے نہ پیچھے نہ. خان نے اپنی رہائی کا مطالبہ رکھا ہی نہیں. اب محسن نقوی کے کہنے پر دیکھیں جو انہوں نے لوگوں کو شہید کیا, عمران خان نے کہا ان کا ایک ایک بندے کا ہم انشاءاللہ وہ بدلہ لیں گے آئین اور قانون کے حساب سے. اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کیا آپ نے اپنے ممالک میں نکلنے پر, فنڈز بھیجنے پر, سوشل میڈیا کے واریئرز کا پھر عمران خان نے کوریج دینے پر خراج تحسین پیش کیا, شکریہ ادا کیا, اور یہ بھی کہا کہ مجھے ملٹری ٹرائل کی دھمکیاں دیں, جو مرضی کر رہے ہیں, 1 انچ بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا. پرامن رہیں گے, متحد رہیں گے اور ڈٹے رہیں گے, کیونکہ یہ لڑائی پاکستان کی حقیقی آزادی کی ہے جو مطالبات پوری ہونے تک جاری رہے گی. تو یہ تحریک انصاف کے احتجاج کی اب جو ویڈیوز پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں خان کے پیغامات سمیت, الجزیرہ نے بڑی زبردست مظاہرین پر پوری فائرنگ کی کوریج جو باقاعدہ شیل اٹھا کے کی. اور دیکھیں یہ باتیں امریکی کانگریس تک جو پہنچی, اب انٹرنیشنل اداروں نے وہاں جو اسٹریٹ گولیوں کا وہ ذکر پورا اپنے کر دیا, شہادتوں کا ذکر کر دیا. یہ ایک ایک رپورٹ ہو رہی ہے پرامن مظاہرین پر جو ظلم و ستم ہے. یہ ابھی ظلم خلیل زاد نے یہی اسی معاملے میں دوسری ٹویٹ آج کی کہ درمیانی راستے کی پیشکش کی, دوست ممالک کو کہا انگیج ہوں فوراً کے ساتھ. یہ امریکہ کی طرف سے آ رہی ہیں باتیں. پھر ابھی امریکی کانگریس خاتون جو ہیں راشدہ طالب, مسلمان اراکین, آپ کو پتہ ہے وہ فلسطین نژاد ہیں, تحریک انصاف کی پاکستان کی عوام کو کھل کر اس نے کہا جی مظالم اور ظلم ہو رہا ہے, یہ تبدیلی کے لیے نکلے اپنے پرامن احتجاج کے لیے, ان پر ظلم ہے, میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. اور متعدد رہنما وہ بھی رابطوں میں آ چکے ہیں, اور میرے خیال میں یہ مداخلت کا جو معاملہ عرب دنیا کے ذریعے ہی کروائیں گے, خود براہ راست امریکہ سامنے نہیں آئے گا. لیکن یہ بگڑنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اصل میں 8-10 گھنٹے کا, 24 گھنٹے کا, 48 گھنٹے کا ٹائم چاہتی ہے کہ طاقت سے ایک دفعہ یہ معاملہ حل کرنے کی کوشش کر لیں. اب اس وقت
حالت بڑی سادہ سی، اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی طاقت کمزور ہو چکی ہے. ان کے وہ تمام دعوے، تمام جو بلند و بانگ باتیں تھیں، وہ ساری آپ کو پتہ ہے بالکل ریت کی ڈھیر ثابت ہوئی ہے. کچھ بھی نہیں کر سکے. عوام کی سب سے بڑی طاقت ہے، عوام نے تسلیم کروا لی ہے. اب یہ صرف اور صرف لوگوں پر ظلم و ستم کر سکتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو شہید کر سکتے ہیں، جیلوں میں ڈال سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، لیکن جیت نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان کی عوام بہت زیادہ ہے. اور ابھی جو یہ معاملہ بڑھے گا، آپ دیکھیں گے کہ اس میں مزید قافلے آئیں گے، مزید لوگ آئیں گے. اب لوگ کم نہیں ہوں گے، لوگ زیادہ ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے. اور یہ معاملہ جو اگر خدا نہ خواستہ اگر شہادتوں کی طرف چلا گیا تو پھر تو بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اللہ ان کو ہوش کے ناخن دے. یقین کریں ہماری دعا ہے اللہ ان کو عقل دے کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے کتنا عرصہ زیادہ سے زیادہ کر لیں. کتنا عرصہ جنرل ضیاء خان نے کتنا عرصہ گزار لیا، مشرف نے کتنا عرصہ گزار لیا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں ضیاء الحق نے کتنا عرصہ، اس کے بعد انجام کیا ہوا، سارے چلے گئے. تو نوکری جتنی مرضی لمبی ہو، نوکری ہے، اب ختم ہونی ہے. اقتدار کا آپ کو پتہ ہے پاکستان کا تو کبھی آج تک کوئی ایک وزیر اعظم بھی ٹائم پورا نہیں کر سکا. تو شہباز شریف کی کیا اوقات ہے وہ ٹائم پورا کرے اپنا؟ یہ سسٹم تو چل ہی نہیں سکتا کسی صورت میں آپ کے سامنے. نہ اکانومی چل سکتی ہے، نہ حالات چل سکتے ہیں. ایسے حالات میں صرف اور صرف ملک چلانے کے لیے انہیں اپنی ذاتی بغض کو سائڈ پہ رکھنا ہوگا. عمران خان کے ساتھ جو ان کا ذاتی مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا بغض کا، کیونکہ یہ لوگ کچھ ان میں سے سائیکوپیتھ لوگ ہیں، دماغی طور پر نفسیاتی مریض ہیں، یہ اپنا صرف اور صرف وہ بغض نکال رہے ہیں. تو پھر لگتا ہے کچھ ایسے ہی ہے کہ پیچھے جو 25-30 لوگ ہیں ان میں سے کوئی کھڑا ہو گیا کہ بس جی بس کافی ہو گیا، بس اب آپ بھی سائڈ پہ ہو جائیں. تو اللہ نہ کرے اس طرح معاملات جائیں اور یہ اس سے پہلے ہی معاملہ سارا حل ہو جائے اور افہام و تفہیم سے پاکستان کی قوم کا حق واپس کریں. اس کے بعد ہی معاملات ٹھیک ہوں گے. اب اس کے بعد عوام تو پیچھے اب نہیں ہٹے گی. یہ بات تو اب پتھر پہ لکیر ہے. اب دونوں آمنے سامنے اگر دونوں ڈٹ گئے تو ایک کو تو ہٹنا پڑے گا. اور عوام تو بہت زیادہ ہے، یہ تو 24 کروڑ ہیں، یہ تو نہیں ہٹ سکتے سارے. تو آپ ظلم اور جبر سے کتنا عرصہ دبائیں گے؟ اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنی اوقات پہ مطلب اپنے اس چیزوں پہ واپس آئیں اور معاملات کو حل کریں. اللہ انہیں عقل دے اور پاکستانیوں پر رحم کریں. اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت نہیں. کوشش ہوگی تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان سے بات چیت کی جائے اور معاملات دیکھے جائیں کیا ہو کیا رہا ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے اجازت نہیں. اللہ حافظ.